लेक्चर ऑफ द मैथ। और इस लेक्चर में एक्चुअली हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुत आसान टॉपिक है। फर्स्टली आपको डिस्कस करना है कि कैसे आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हो, जिसमें आपको कंसिस्टेंट लाइन के बारे में पढ़ना है और इक्वेशन के हेल्प से वो लाइन का वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, वो फाइंड करना है। फिर यू हैव टू गेट टू नो कि क्या करना है आपको, कि कोई भी इक्वेशंस है आपके पास दो, उसके सॉल्यूशन आप एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखोगे और दूसरा एलिमिनेशन मेथड से। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और आपने मेरे सारे प्लेलिस्ट को गो थ्रू किया है। हमने साइंस की प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी है, रिवीजन सीरीज साइंस का स्टार्ट हो गया। अगर आपको वन शॉर्ट में सारे डायग्राम को रिवाइज करना है तो प्लीज़ गेट टू नो मी, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। मैं सोच रही हूँ इस पर डालूँ, ठीक है। मैथ की सीरीज़ जल्द ख़त्म होती है, आधा कंप्लीट हो जाता है, तब मैं डायग्राम वाली प्लेलिस्ट या डायग्राम वाली वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो चलो आते हैं कौन से चैप्टर पे, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं कि पढ़ना क्या है, जो मैंने अभी आपको बोल के पढ़ाया। कंटेंट में वी हैव टू डिस्कस क्या, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें लाइन डिस्कस करना है कि लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर वी हैव टू डिस्कस व्हाट, कि हम लोग किसी भी दो इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, और ये सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका वी नो कि दो तरीके हम लोग को पढ़ना है। एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हो गया एलिमिनेशन मेथड। समझ आया? चलो बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन, पहली बात तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल वैसे इक्वेशन होते हैं, ध्यान देना, लीनियर पोलिनोमियल वैसे इक्वेशन होते हैं जिन पे डिग्री क्या होती है, जिन पे डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ये तो तुम लोग जानते ही हो, जिन पे डिग्री क्या होती है, जिस पे डिग्री जो है वो 1 होती है। और जिस पे डिग्री 1 होती है दैट मीन्स दे आर कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। उनको क्या कहा जाता है, उनको लीनियर पोलिनोमियल का वर्ड दिया जाता है, क्योंकि अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल, इस तरह से आगे बढ़ता है। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई है, अगर नहीं पता है तो पहले जाके उसको देखो, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे पे। पहले आप सीखते हो कि इक्वेशन को कहलाते क्या है, हर एक इक्वेशन के अलग अलग डिग्री के बेसिस पे नाम आते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन निकालना हम लोग सीखते हैं। सॉरी। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1 वाली इक्वेशन कंसिडर करोगे दो वेरिएबल के साथ। मतलब मान लो एक x वेरिएबल होगा इक्वेशन में, तो दूसरा कोई और भी वेरिएबल होगा, मान लो y। जैसे कि मैं यहाँ इक्वेशन लिखती हूँ x + 2y, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और जब ऐसा ही दो इक्वेशन हो इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू देना पड़ेगा, ये हो गया इक्वेशन। और जब आप इसी तरह एक और इक्वेशन लिखते हो तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल। समझ आए बात? तो चलो इस बात को एक बार और समझा देती हूँ कि लीनियर, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कहते हैं सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल, जिसके पास डिग्री क्या होगी, जिसके पास डिग्री 1 होगी, और जिसके पास डिग्री 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उस पोलिनोमियल की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि x + 2y = 6, देखो इन दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, और एक इक्वेटिंग फॉर्म में है, दैट मीन्स ये इक्वेशन है, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो दैट वाइज इट इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आई बात? और जब इसी तरह आप दो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हो तो दैट इज कॉल्ड द पेयर। दो है, दो मतलब पेयर, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आई बात? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि आपको ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था x + 2y = 2, ये इक्वेशन लिखा था। अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जो x और y की तुम पुट करो तो ये 2 के बराबर आ जाए, ये पूरा LHS RHS के बराबर आ जाए,
ठीक है। तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो ऐसे पेयर जिनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं या कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं उस लीनियर इक्वेशंस का। लेकिन अगर एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का। इसको बताऊंगी, पहले समझो। ऐसे पेयर, मान लो एक पेयर है और एक पेयर है x+3y = 6। तो तुमने दो ऐसे पेयर लिए, ठीक है। अब इसको तुमको चेक करने सीखना है कि क्या ये दोनों पेयर का कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई सोल्यूशन है। और अगर सोल्यूशन है तो दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट पेयर है, और सोल्यूशन नहीं है तो दैट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। और अब सोल्यूशन है का मतलब क्या है कि या फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, मतलब इन दोनों जितने पॉइंट पे वो लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कोई भी दो लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतना सोल्यूशन होता है उनका। तो जैसे ये दो लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट करता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक लाइन डिनोट करता है, तो ये भी एक लाइन डिनोट करेगा, ये भी एक लाइन डिनोट करेगा। और अगर ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो है, मीन्स कंसिस्टेंट हुआ। और अगर वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगे अनगिनत, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिवली दे हैव द सॉल्यूशंस। मीन्स दोनों केस में क्या हो गया, सोल्यूशन हुआ। किसमें? एक में जब उनके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन इन्फिनाइट हो और दूसरा यूनिक सोल्यूशन हो। और एक जब वो लोग दोनों एक पैरेलल फॉर्म में होंगे, एक दूसरे को ना कोलाइड करेंगे ना एक दूसरे से पास होंगे, चाहे पैरेलल हो चाहे स्क्यू लाइन्स हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगे, ठीक है। समझ आया? वैसे लीनियर इक्वेशंस के पेयर जो एक दूसरे पे या फिर कोलाइड करे या फिर एक दूसरे से क्या करे, एक पॉइंट पे आके क्या करे, कट करे, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और सोल्यूशन तभी निकलता है, याद रखना, जब वो लोग एक दूसरे को कोइंसिडाइज करते हैं, मीन्स इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन जब कोई लीनियर इक्वेशन के पेयर एक दूसरे को कोइंसिडाइज नहीं करता है, तब उसको इनकंसिस्टेंट पेयर का नाम बोलते हैं, क्योंकि उनके पास नो सोल्यूशन होता है। एक बार फिर पढ़ के बताती हूँ। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ सोल्यूशन इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब चलो समराइजेशन देखते, जो भी पढ़ा है यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है, तुम्हारे बुक की ये कटिंग है। वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी दो जो लाइन के इक्वेशन है वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं इन टू वेरिएबल्स, अब हम लोग उसके बिहेवियर को समराइज करते हैं। इफ़ द लाइन्स मे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, अगर कोई भी दो लाइन्स लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो लीनियर इक्वेशन किसी भी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जो मैंने बताया कि अगर मान लो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा बन रहा है और वो दोनों एक पॉइंट पे आके अगर कट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव द सॉल्यूशन विच इज़ ओनली वन, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। और अगर वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे कोलाइड करे, क्या करे, कोलाइड करे, द लाइन में भी कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ही कोलाइड कर रहे, तो वैसे इक्वेशन के लाइन के पास इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, मीन्स ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं। बट वैसे ही लीनियर इक्वेशन जिनका लाइंस जो बनता है वो पैरेलल हो या फिर एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ही ना करे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं। पैरेलल ही केस में वो जुड़ते नहीं है, बाकी मान लो ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ा तो ये फर्दर कहीं ना कहीं जाके जुड़ ही जाएंगे, या फिर एक ऐसे जाड़ा और एक ऐसे जाड़ा तो ये भी फर्दर आगे जाके कहीं ना कहीं जुड़ ही जाएंगे। बट अगर ऐसे तुम बना रहे हो और कोई एक ऐसे, तो पैरेलल केस में ही कभी नहीं जुड़ेंगे, बाकी सब केस में जुड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो दैट्स वाई एक केस हो गया, एक केस कौन सा हो गया, एक केस हो गया जिसमें लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंट पेयर। एक केस जिसमें वो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन देते हैं जब वो कोइंसिडाइज करते हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और तीसरा कंडीशन जिसमें वो पैरेलल होते हैं, जिसमें वो कोई सोल्यूशन नहीं देते, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आओ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको तुम ड्रॉ करो अपने कॉपी में, इसको तुम क्या करो अपने कॉपी में ड्रॉ करो। अब कैसे ड्रॉ करते हैं एक बना के दिखाऊंगी, और देखना कि क्या उनका लाइन एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है,
उस दोनों इक्वेशन से जो लाइन बन रहा है और इस दोनों इक्वेशन से जो लाइन बन रहा है, या फिर वो कोइंसिडेंट है। अगर कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट, अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, बट अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। चलो एक सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि पहला नंबर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया पहला नंबर इक्वेशन। और दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, दैट इज़ 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20, तो 20 माइनस 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो दिस वे। अब तुमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक इक्वेशन उठाओ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ। आपने बनाया, ठीक है। इसमें क्या करो, वर्टिकल लाइंस 2 खींचो और हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 खींचो, और पहले 2 बॉक्स में x और y लिख दो। अब x की ऐसी वैल्यू पुट करो, ठीक है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे तुमको y की कोई वैल्यू मिल जाए, और जनरली इंटीजर वैल्यू लाने की कोशिश करना नेक्स्ट वेरिएबल की, क्योंकि तुमको जनरली इंटीजर प्लॉट करने में आसानी होती है। फ्रैक्शन वैल्यू भी प्लॉट कर सकते हो, बट इट क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी, और हमें कॉम्प्लेक्स बनना क्यों है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखें, पहले तो 0 से ही काम चल जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 0 आएगा। अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अगर x की वैल्यू 2 रखें और वो उधर जाए तो -2, और ये -2 उधर डिवाइड जाए तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 प्लॉट कर लिए। उसी तरह यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, x और y लिखो पहला बॉक्स पे। फिर x की वैल्यू पुट करो 0, क्योंकि y से जब 4 जाएगा तो कट जाएगा 20, और हमें नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन तुम यहाँ अगर y को 0 पुट करोगे तो 3 से 20 नहीं जाएगा और हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। तो कुछ और सोचो, y से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो, मतलब y की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो जो 4 से मल्टीप्लाई होके ऐसा नंबर लाए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, लेट मी थिंक। अगर हम लोग 4 को माइनस कराएंगे 20 से तो इट विल प्रोड्यूस द 16, लेकिन 16 3 से डिवाइड नहीं होता। या फिर 3 से सोचो, 3 से कुछ ऐसा नंबर ला सको। अच्छा, अगर हम लोग 3 से अगर 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल क्रिएट द 12, और 12 अगर 20 से माइनस कराएंगे तो दिस विल क्रिएट द 8, और 8 4 से चला जाता है। दैट मीन्स अगर हम लोग x की वैल्यू क्या रखें, 4 रखे, तो ये हो गया 12, और 12 उधर गया तो 8 आ गया, और 8 4 से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया। ठीक है, चलो तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4y बराबर 20, और 4y बराबर 20 माइनस 12 विच विल क्रिएट द 8, और 4 को इधर भेजो, दैट विल क्रिएट द 2। ठीक है, अब तुम्हारे पास दोनों रेक्टेंगल बन गए। अब क्या करो, कार्टेशियन प्लेन बनाओ। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। एक हो, ये हो गया x एक्सिस पॉजिटिव, ये हो गया x एक्सिस नेगेटिव, ये हो गया y एक्सिस पॉजिटिव, ये हो गया y एक्सिस नेगेटिव। अब देखो तुमको कहाँ तक प्लॉट करोगे चल जाएगा, सब में 5-5 तक प्लॉट करोगे, सब एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव में, तो तुम्हारा चल जाएगा। तो अब क्या करो, सब में प्लॉट करो। ये हो गया तुम्हारा 0 0, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5, वेट 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करो, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये हो गया। अब पहले वाले में क्या है, 0 0 मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, और दूसरा वाले में -2 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1, -2 x का वैल्यू, सॉरी यहाँ माइनस लगाना, आई फॉरगेट, लगा लो। ठीक है, -2 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू तो 1 यहाँ आ रहा है, और -2 का वैल्यू, मतलब अप्रॉक्स अगर इसको जोड़े, और वेट दूसरा कलर इस्तेमाल कर लूँ, तो इसको यहाँ से जोड़ो, वेट दूसरा, अब देखो इसको यहाँ से जोड़ो और इसको यहाँ से जोड़ो, दैट मीन्स तुम्हारा कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और एक तुम्हारा यहाँ पे, मतलब अगर तुम प्लॉट करो तो तुम्हारा लाइन कुछ ऐसा बन रहा है। कौन सा लाइन, क्या था इक्वेशन,
अब जब भी लाइन पढ़ोगे तो उसके बगल में उसका इक्वेशन लिखोगे x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा प्लॉट करो 0 और 5, x0 y5, मतलब ये यहाँ पे x0 y5, वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना। यहाँ पे भी लिख दो -2, 1, और यहाँ पे भी लिख दो 0, 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4, 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, दैट मीन्स 4, 2। दूसरी लाइन जो है वो कैसे पास हो रही है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, ठीक है। दूसरी लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, ये कुछ आगे चला जाएगा ऐसे, और ये भी कुछ ऐसे आगे जाएगा जो आगे जाके मेट करेगा। मतलब एक पॉइंट आएगा आगे जाके जहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स एक सिंगल पॉइंट आ रहा है। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग मीन्स वो एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे, वो पेयर ऑफ क्या लीनियर इक्वेशन, और जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। तो चलो आओ अपने स्लाइड पे। तो क्या हमारा सही निकला, देखो स्लाइड पे आंसर लिखे हुए, तुम ट्राई करना बाकी दो को। दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट, यस वी आर राइट, हमारा सही निकला। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तुम ये सीख गए कैसे निकालना है तुमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर तुमको एक्चुअल प्रूफ देखना है तो तुम ये करके देख लो कि अगर सिंगल पॉइंट पे है तो मतलब एक सॉल्यूशन है उन दोनों पेयर का, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। अगर कोइंसिडेंट है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। अब इनको बिना ग्राफिकल मेथड से मैम कैसे निकालें, इसके लिए भी तुम्हारे बुक ने एक सोल्यूशन दे दिया है कि तुम बिना ग्राफ प्लॉट किए भी आसानी से निकाल सकते हो। वो क्या है, तुमको किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या 1 दे दो, a1 b1 c1, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब तुम्हारे बुक ने कुछ ऐसे हमें कंसेप्ट दिए हैं कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास दिया है और तुम्हें पूछेगा कि ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें बताना होगा येस या नो। ये क्या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है इनका, येस या नो। क्या इनका नो सोल्यूशन है, येस या नो। ये ऐसा पूछ लेगा क्या ये कंसिस्टेंट पेयर है, तुम्हें येस या नो में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, हर टाइम ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करोगे जो अभी बताई, बिल्कुल नहीं। इसको पता करने के लिए तुम्हारे बुक ने एक कंसेप्ट दिया है, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के बीच में रिलेशन निकाला है। क्या कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 की जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आएगी। लेकिन जब लाइन क्या करेगी, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 की वैल्यू सेम नहीं आएगी, उनका रेशियो सेम नहीं आएगा। लेकिन जब कोइंसिडेंट होंगी तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 की वैल्यूज इक्वल आएगी। और व्हेन इट इज़ इनकंसिस्टेंट लाइन मतलब पैरेलल लाइन्स होंगी तो इन तीनों का रेशियो में से पहला रेशियो इक्वल रहेगा बट लास्ट वाला c1 बाय c2 का रेशियो डिफरेंट रहेगा। बहुत आसान तरीका है इस याद करने का। पहला तो कुछ इक्वल नहीं, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 एक दूसरे से कभी इक्वल नहीं। दूसरा में सब इक्वल, तो मतलब देखो याद रखना, जब सब अच्छा है, सब एक दूसरे के साथ नॉर्मल है, तो मतलब सब एक परिवार है, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन है। लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब बस एक दूसरे के साथ सब मतलब दो जन करके रह रहे, ठीक है, मीन्स परिवार कट गया, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, कुछ ना कुछ दरार आई, ठीक है। और जब कोई नाता रिश्ता ही नहीं है तो दैट आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स। कि अगर पहला दो का कोई रिलेशन है और लास्ट वाला का नहीं है, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स। मतलब सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो याद करने का तरीका कि अगर सब साफ है, सब एक जैसा काम कर रहा है तो कोइंसिडेंट, सब एक है भाई, एक ही मेल ताल में चलता है। लेकिन जब कोई मेल ताल ही नहीं है, पहला ही मार खा गया तो इंटरसेक्टिंग है, मतलब दरार पहले ही आ गई, ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरा, अगर पहले कुछ बात बन गई बट बाद में बात नहीं बनी, मीन्स उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं भाई, नो ऑप्शन, कभी जुड़ेगा ही नहीं दोनों, ठीक है।
तो दैट्स वाई, चलो आओ, इतना बोलने का कोई मतलब नहीं था, तुम्हें समझाना है बस कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर लाइन कोइंसिडेंट है मतलब एक दूसरे के पास ओवरलैप कर रही है तो A1/A2 B1/B2 जो है वो C1/C2 के बराबर होता है। लेकिन वही लाइंस जब पैरेलल हो, मतलब एक अकेला केस इनकंसिस्टेंट का, उसमें A1/A2 पहले दिखाता तो है कि अच्छा रिलेशन है, लेकिन बाद में रिलेशन टूट जाता है। पहले वाला तो दिखाता ही नहीं भाई उनका रिलेशन है, दैट्स मीन्स A1/A2 B1/B2 क्या है, इक्वल नहीं है। अगर कोइंसिडेंट का केस बताए तो क्या है, सब ऑल ओके, इनकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। लेकिन पैरेलल के केस में पहला अच्छा दिखाया लेकिन बाद में टूट गया। भाई तुम यही तरीका याद कर लो, तुम्हारे लिए बेटर होगा, ठीक है। ये बेटर होगा कि इंटरसेक्टिंग के केस में ये इक्वल कभी नहीं होगा, कोइंसिडेंट के केस में ये हमेशा इक्वल होगा, तीनों रेशियो इक्वल होगा, बट पैरेलल के केस में पहला 2 रेशियो इक्वल होगा, लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा। समझ आया? तो दैट मीन्स अगर हम बोले ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जब वही बोले अगर ये लोग पैरेलल है तो इन दोनों का इक्वल होगा, बट इसका इक्वल नहीं होगा। समझ आ गया बात, क्या बोलना चाह रही हूँ? ये है तुम्हारा वो तरीका जो आप बिना ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किए हुए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का परख कर सकते हो। क्योंकि अगर आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो पता कर लो और देख लो कि क्या तीनों इक्वल आ रहा है तो आप बोल दो कंसिस्टेंट है। अगर तीनों को इक्वल नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग है, और अगर मतलब वो भी कंसिस्टेंट है, और अगर पहला 2 इक्वल हो रहा है, लास्ट में C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन। समझ आई बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। कंक्लूजन इन सब चीज़ का सारांश इतना पढ़ाने का क्या निकला कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो A1/A2 B1/B2 की वैल्यू नॉट सेम। अगर कोइंसिडेंट है मतलब एक लाइन पे ही दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू इक्वल आएगी। और अगर पैरेलल है मीन्स इनकंसिस्टेंट का केस है तो इनकंसिस्टेंट की केस पे A1/A2 B1/B2 की वैल्यू तो इक्वल होगी, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। आ जाओ क्वेश्चंस पे, अब इससे तुम्हें सिखाते हैं। और फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स दिए गए, ठीक है, उनका पहले तुम क्या करो, उनका पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालो। ये तुम्हारी ड्यूटी है भाई, इक्वेशन निकालनी मेरी ड्यूटी, ग्राफिकल मैंने एक सिखा दिया, बहुत टाइम हो जाएगा तो तुम निकालोगे। और जब तुम कर लोगे तो मुझे उसका फ़ोटो खींच के कमेंट डाउन करना कि आई हैव डन, कि मैंने कर लिया, ठीक है। तो देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज़। 10 स्टूडेंट क्या करते हैं क्लास 10 के, वो मैथमेटिक्स क्विज़ में भाग लेते हैं। If the number of girl is 4 more than the number of boys, then the number of boys and girls who took part in the quiz. फाइंड करो कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ और कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या करते हैं, टुक पार्ट करते हैं क्विज़ में। सबसे पहली बात तो 10 टोटल स्टूडेंट हैं, और अगर बोल रहा है पहले मान लो कि गर्ल्स, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ फाइंड करने बोला उनकी वैल्यू एक x मान लो एक y मान लो। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ x मान लो और नंबर ऑफ़ गर्ल्स y मान लो, ठीक है। पहला बोला कि जो 10 स्टूडेंट है टोटल क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्यूज़ में भाग लिए, दैट मीन्स x + y टोटल 10 है, ठीक है। पहला इक्वेशन हमें मिल गया क्या, कि x + y जो है वो टोटल 10 है। तो क्या हो गया कि x + y = 10। पहला हमें इक्वेशन मिल गया, क्यों, क्योंकि हमें बोला कि 10 टोटल है तो मतलब जितने बॉयज़ होंगे जितने गर्ल्स होंगे उनका सम 10 होगा। दूसरा है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने y, वो क्या है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। दैट मीन्स
एक्स को इधर भेजो, इधर प्लस इधर माइनस में, ये 4। हमें दो इक्वेशन मिल गई 1 और 2। इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लाइंस ड्रॉ करने, और वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह, वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये शायद पेयर, ये देखो a1/a2 1/-1 होगा, 1/-1 होगा, और b1/b2 1/1 होगा। मतलब पहला ही a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक सॉल्यूशन बनेगा इनका, x और y की एक वैल्यू निकलेगी। तो इट्स योर ड्यूटी x और y की जो वैल्यू आएगी 3.1 का 1 नंबर का कमेंट डाउन करो। सेकेंड नंबर में क्या, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट 50 रुपी। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि क्या लेट करना है, तुम्हें पेंसिल लेट करना है। तो पेंसिल्स मान लो क्या है, पेंसिल मान लो x है, और पेन्स मान लो क्या है, y है। अब कितने पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो पहला इक्वेशन 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कितना दाम है, 50 रुपी, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स 46 रुपी। 7 पेंसिल एंड 5 पेन कितना रुपीज़, 46 रुपीज़। कितना रुपीज़, 46 रुपीज़। ये दोनों इक्वेशन बन गई। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय द ग्राफिकल मैथड। आगे और भी मैथड मिलेंगी जो इससे आसान है, वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन होती है, जो मैं आपको सिखाऊंगी। ये समझ आया? पहले आपको अच्छा से पढ़ना है। पहला काम है स्टेप, क्वेश्चन पढ़ के लेट करो एक्स और वाई। उसके बाद जितनी वैल्यूज़ दी हुई है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है, उस हिसाब से अपनी इक्वेशन ड्रॉ करो। फिर इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद रेक्टेंगल बनाओ, मैंने सिखाया। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करो जो दोनों की वैल्यू इंटीजर में दे, क्योंकि प्लॉट करने में आसानी होगी। फिर उनको प्लॉट करो ग्राफ में, फिर देखो किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू होगी। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ऑर्डर फॉर्म में, उसको लिख दो, एक्स इज दिस, वाई इज दिस। पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा। समझ आई बात? चलो आ जाओ। अब यहाँ पे बोल रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की रेशियो को कंपेयर करो, और हमें बताओ इनमें से कौन कौन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। मतलब तुम्हें बताना है कि a1/a2 अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो मैंने 3 रिलेशन पढ़ाया, उनमें से कौन कौन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर बराबर है तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट। और अगर पहला दो बराबर है बट लास्ट वाला बराबर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, पैरेलल। तो यही चीज़ तुम्हें बताना है। मैंने एक बताना है और बाकी आपने बताना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, दूसरा क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका क्या, पहला इक्वेशन। पहले तुम्हारा काम है कि पहले तुम लिखो। क्या लिखूँ मैम? पहले लिखो जो तुमको निकालना है। a1/a2 तुम्हें पता होना चाहिए, a1 और a2 पता होना चाहिए, b1 और b2 पता होना चाहिए, और c1 और c2 पता होना चाहिए। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 5 है, c1 का वैल्यू 7 है, b1 का वैल्यू -4 है, और b2 का वैल्यू 6 है, c1 का वैल्यू 8 है, और c2 के वैल्यू -9 है। ठीक है, अब इनको बटे करो, b1/b2 c1/c2। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि a1 और a2 b1 और b2 के बराबर है, और c1 और c2 के तो बराबर खैर है ही नहीं। क्या 5/7 = -4/6? कभी नहीं। और c1/c2 तो छोड़ दो, पहला ही अगर सेम नहीं है तो दैट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। मीन्स एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स एट अ पॉइंट, लिख देती हूँ यहाँ आंसर, एट अ पॉइंट। और बाकी दो क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है। इट्स योर होमवर्क एंड इट्स योर होमवर्क। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या, अब फिर से तुमको यहाँ पे तीनों रेशियो को कंपेयर करना और बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। नॉर्मल है, अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है, या फिर
या फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के बराबर है, तो दैट मीन्स ये क्या है, दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है बट C1/C2 के बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो बस तुम्हें यही चेक करना है। पहला नंबर बना देती हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें पहला वही काम करना है जो तुम्हें पहले सिखाया मैंने, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को लिखना है। पहले A1 लिखना। A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू 3 है। A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू 2 है। ठीक है, सॉरी A2 का वैल्यू 2 है, हाँ। B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू 2 है। B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू -3 है। ठीक है, अब C1 का वैल्यू क्या है, -5 है। C2 का वैल्यू क्या है, -7 है। अब A1/A2 क्या हो गया, 3/2। ठीक है, B1/B2 क्या हो गया, 2/3 -b है। और C1/C2 क्या हो गया, -5/-7। दैट मीन्स ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब ये लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब कोइंसिडेंट, मतलब एक पॉइंट पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक पॉइंट मतलब कोइंसिडाइजिंग पेयर है। समझ आ गया? पहला नंबर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व द ऑल द 4 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो तुम्हें A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। फिर देखना है इनमें से चारों में से कौन पेयर कंसिस्टेंट है और कौन पेयर इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है और उनका सोल्यूशन है तो इनको ग्राफिकली निकालो, और अगर नहीं है तो मत निकालो। तो पहला वाला सॉल्व करती हूँ, तुम समझ लो कैसे बनाना है, फिर बाकी का 3 तो तुमको खुद बनाना है। पहला इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो सबसे पहले A1/A2 निकालो। A1/A2 की वैल्यू है 1/2। उसी तरह B1/B2 की वैल्यू है क्या, दैट इज़ 1/2। उसी तरह C1/C2 की वैल्यू है क्या, दैट इज़ 5/10। और 5/10 को काट के तुम 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि 1/2 1/2 और 1/2, एक 1/2 1/2 और 1/2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। दैट मीन्स इनका क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अब ये चीज़ तो मैंने इस मेथड से प्रूव कर दी। अब बोला यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली भी दिखाओ। तो ये तो कंसिस्टेंट है क्योंकि इन्फिनिटली का क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये तो कंसिस्टेंट है, अब इनको ग्राफिकली भी दिखाओ। ग्राफिकली के लिए मैंने सिखाया, पहले दोनों इक्वेशन को अच्छा से लिखो, x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन 2x + 2x + 2y = 10। ठीक है, इसको क्या करो, एक रेक्टेंगल बनाओ और 2 वर्टिकल लाइन खींचो और पहला में x और y लिखो और इसको फिल करो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तुम रख के आराम से वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना, जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मतलब कि मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखा, y को रखा और 5 लिखा, तो y बराबर 5 आ गया। उसी तरह y की वैल्यू 0 रखो और x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ये तुमको गलती करने से बचाएगा, मेरी तो आदत हो गई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 2y = 10 बचेगा, तो y बराबर अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। तो यहाँ x और y लिखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू अगर तुमने 0 रखी तो x की वैल्यू भी 5 आएगी। मीन्स देखो दोनों का रेक्टेंगल जो बना, बॉक्सेस तुमने बनाए वो सेम आया। तो दैट मीन्स जब ग्राफ प्लॉट करोगे, जब तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ 5 लिखो। क्यों नहीं मैं ज़्यादा लिख रही हूँ, क्योंकि सबका 5 का ही काम है। एक हो गया क्या 0 5 और एक हो गया 5 0। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा 0 5 और ये क्या हो गया 5 0। मतलब ये लाइन यहाँ से पास हो रही है और दूसरी भी लाइन यहीं से पास हो रही है। मीन्स दे आर कोइंसिडेंसी लाइन। मतलब इन शॉर्ट मेरे को आपको ये दिखाने का तरीका है कि आपको यही बनाना है। पहले आपको इतना लिखना है,
फिर आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, देख के कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है इसका कि यूनिक सोल्यूशन है। फिर उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है कि इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि तुम्हारा बुक बोला है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैम, कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ आया ना। सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले जो चीज़ निकालना है उसको लेट करना है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लो लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है, y। तुमने मान लिया लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ना फुल स्टॉप आने से पहले या कॉमा आने से पहले। हाफ द, क्या लिखा था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। मैम ये क्या बक दिया, देखो हाफ मतलब क्या, 1/2। द पेरीमीटर मतलब इनटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, मीन्स बोल रहा है लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। 4 मीटर, मोर मतलब प्लस, तो 4 मीटर प्लस किसका है, उसका ब्रेथ से। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकला। तुमने लेंथ क्या माना था, इक्वेशन 1, लेंथ क्या माना था x, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4 + y हो गया। तो y को इधर भेजो, दैट मीन्स x माइनस x माइनस वाई बराबर 4, मतलब पहला इक्वेशन तुम्हें मिल गया। ठीक है, ये तो समझ आ गया ये पॉइंट। अब मैम ये नहीं समझ आ रहा, समझो ना क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर। मैम पेरीमीटर का फॉर्मूला तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। ठीक है, तुमने यहाँ L और B को क्या माना है, x + y। ठीक है, तुम यहाँ पे एक्स वाई को छोड़ के एल और बी भी लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि एक्स और वाई ही लिखो, बस तुम्हें 2 वेरिएबल लेट करने, और एल और वाई भी एक वेरिएबल ही है। तो क्या बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, क्या बोला क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर एक्स + वाई, यही बोला था ना, कि जो हाफ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, इज़ 36 मीटर। मैम बोलोगे मैम आप लिखे इतना और पुट कर दिए ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉमा लगा, ये कॉमा लगा, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बीच में घुसा दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए। और फिर इस पहला लाइन का इन्फॉर्मेशन यहाँ तुम्हारे पास कॉमा के बाद आया जहाँ पे फुल स्टॉप लगा। ये चीज़ समझो, 10th में आ गए हो, इंग्लिश पढ़ना समझो। ठीक है, क्या बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ये तो हमने लिख दिया, इज़ 36 मीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर वो किसके बराबर है, वो 36 मीटर के बराबर है। दैट मीन्स ये 2 और 2 काट दिया मैंने क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, तो दैट मीन्स x + y बराबर 36 आ गया, दूसरा नंबर इक्वेशन आ गया ना। तो अब इसका ग्राफ में इस दोनों इक्वेशन को प्लॉट करो और आंसर निकालो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब तुम एलिमिनेशन मेथड पढ़ लोगे तो ग्राफिकली करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी तुम क्या करो, तो ये तुम्हें नोट्स तो बनाना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है। और बुक में ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में तुमको ये क्वेश्चन जो एज इट इज़ देगा, ये बोल के नहीं देगा कि ग्राफिकली करना है। तुम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, जो आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो इसको यहीं तक तुम अगर पढ़ रहे हो, नोट्स बनाने के लिए ग्राफिकल इसको कर लेना, लेकिन अगर तुम इसको पढ़ रहे हो तो यहीं पे छोड़ दो, जब एलिमिनेशन पढ़ लोगे तो आराम से आके इसको सॉल्व करा लेना। ठीक है, ये समझ आ गया, इक्वेशन बन जाना मतलब ग्राफिकली सॉल्व कर लो, या आगे जाके जो मेथड होगा उससे सॉल्व कर लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड इज। मतलब पहली बात तो तुमको बोल रहा है एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा तुमको खुद से बनाना है इन सब कंडीशन को फॉलो करके। मतलब पहले केस में तुम ऐसा बनाओ, जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, मतलब कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। दूसरा केस में क्या होना चाहिए, ये तो इक्वल होना चाहिए बट c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और कोइंसिडेंटिंग लाइन में तीनों बराबर होना चाहिए। मैं एक बताऊंगी, ठीक है, और जो सबसे हार्ड है वो तुम्हारा कोइंसिडेंटिंग लाइन है, इसलिए वही बताती हूँ।
अब सेकेंड नंबर कंडीशन में तुमको दोनों लीनियर इक्वेशन के पेयर को क्या करना होगा, ये वाला रूल को फॉलो करवाना होगा, दैट इज़ A1/A2 C1/C2, ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। पहला तुम्हारा क्या दिया है, पहला तुम्हारा लीनियर इक्वेशन दिया है। तुम्हारे पास A1 है, B1 है और C1 है। A1 क्या है 2, B1 क्या है 3 और C1 क्या है -8। अब नीचे तुमको भी वैसा ही रखना है जिससे कटम कुटिम करके सेम वैल्यू आ जाए। क्या रखना चाहोगे, बोलो क्या रखना चाहोगे? अगर हम A2 की वैल्यू 4 रख ले, A2 की वैल्यू 4 रख ले, B2 की वैल्यू 6 रख ले और C2 की वैल्यू -16 रख ले, तो क्या वैल्यू सेम आएगी? काट के देखो, 2 से 4 काटो 2, 3 से 6 काटो 2 और -18 से -16 काटो 2, मीन्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यस, कम ऑन, ये हो गया हमारा क्या, ये पूरा। इसी तो क्या हुआ, हमारे पास रेशियो आ गई 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, दैट मीन्स A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हो गया। यानी कि कोइंसिडेंटिंग लाइंस की कंडीशन फुलफिल हुई। दैट मीन्स हम लोग A2 की वैल्यू 4 रख सकते हैं, B2 की वैल्यू 6 रख सकते हैं और C2 की वैल्यू -16 रख सकते हैं। तो अब रखो और सेकेंड लीनियर इक्वेशंस को बनाओ। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन विल बी 4x प्लस 6y -16 बराबर 0। तो दिस विल बी द सेकेंड लीनियर इक्वेशन दैट यू विल बी फाइंड। और तुम और भी लीनियर इक्वेशन बन सकते हैं अलग अलग वैल्यू को पुट करके और एक ही रेशियो को निकाल के जो उस कंडीशन को फुलफिल करे विच इज़ ऑन द कोइंसिडेंटिंग लाइन। और यही चीज़ फुलफिल करने के लिए आप लोग को यही दूसरे कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस के लिए निकालना है। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड इट, ठीक है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन जो उसमें दिया हुआ है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। और इस लाइंस के द्वारा जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ट्रायंगल का एक्स एक्सिस के साथ वो फाइंड करो और उसके शेडेड ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो, जो भी ट्रायंगुलर बन रहा है उसको शेड करो। तो चलो निकालते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन है x - y बराबर -1 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y बराबर 2, 3x + 2y बराबर 12। क्या, 3x + 2y बराबर 12। तो क्या करो, पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ, दो वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले दो बॉक्सेस में x और y पुट करो, x और y लिखो। उसके बाद एक एक करके x और y की वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। वैल्यू जैसे डालोगे तो ध्यान रखना कि तुम्हें x और y की वैल्यू वही मिले जो इंटीजर दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 दूँ तो y की वैल्यू 1 आती है, y की वैल्यू 0 दूँ तो x की वैल्यू -1 आती है। तो बोथ आर इंटीजर्स वैल्यू वी गेट। उसी तरह इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या करो, x लिखो y लिखो। x की वैल्यू 0 दोगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 6, y की वैल्यू 0 दोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 4। परफेक्ट, बहुत इजीली बन गया, सबकी एक एक की वैल्यू 0 देके। अब क्या करो, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, ठीक है। हमें y की वैल्यू 6 तक चाहिए और x की वैल्यू 4 तक चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ 1 2 3 4 और इसमें 6 तक 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। और -1 यहाँ तक चाहिए, इतना ही चाहिए इसलिए मैं इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है। पहला लाइन को लीनियर इक्वेशन के थ्रू लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, x 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट में, तो ये हो गया कुछ यहाँ पे क्या, दैट इज 0,1, तो 0,1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -1,0, तो ये हो गया दैट इज -1,0। तो पहला तुम्हारा लाइन कुछ ऐसे बना। सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए पहला क्या हो गया 0,6 मतलब y एक्सिस पे बनेगा, तो दैट इज हेयर, दैट इज 0,6, ठीक है। और दूसरा 4,0 मीन्स यहाँ 4,0। तो अब इस दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये
ये वाला और ये वाला एक ट्रायंगल बना रहा है, और यही ट्रायंगल जो बन रहा था तुमको उसको शेड करना था, मीन्स कलर करना था। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे आप पूरे एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लोगे। हर क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया एंड यू ऑलरेडी गेट टू नो कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें आपको समझना है। अब आप पढ़े पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन क्या होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन बनता है, कब कोइंसिडेंट लाइन में कैसे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनता है और कब नो सॉल्यूशन बनता है। अब आप पढ़ोगे कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हो। मतलब यहाँ से आपका सिर्फ स्टडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ इंटरसेक्टिंग लाइन इन टू वेरिएबल्स आप पढ़ोगे, जिस केस में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड और आइदर बाय एलिमिनेशन मैथड। दोनों मैथड समझना है। पहले आपके बुक में सब्स्टिट्यूशन मैथड समझाना है, फिर उसको सॉल्व करते करते वी गेट टू अंडरस्टैंड द एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैथड जैसे समझाऊंगी तुम्हारा एक्सरसाइज आएगा, उसको सॉल्व करके और क्लियर करेंगे, फिर एलिमिनेशन मैथड समझेंगे, फिर उसको और क्लियर करेंगे। आ जाओ, पहले सब्स्टिट्यूशन मैथड के सारे स्टेप्स को ध्यान पे रखो। ठीक है, अब देखो दो लीनियर इक्वेशन होगा इतना तो पता है। दो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टेप नंबर 1। ये तुम्हारे बुक की स्टेपिंग है। तुम सोचोगे ये सब कहाँ से लाती है मैम, तुम्हारे बुक से कट करके निकाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब दो इक्वेशन है तो दो में से एक इक्वेशन को, मतलब दो इक्वेशन है ना, तो दो में से एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में लिख लो। कैसे लिखना है बताऊंगी, पहले समझो। दो इक्वेशन है और एगो इक्वेशन को उठाओ और एक वेरिएबल में लिख लो, चाहे एक्स में चाहे वाई में। मतलब एक तरफ सिर्फ एक्स रखो और बाहर की सब टर्म्स को दूसरे तरफ ले जाओ, चाहे वो दूसरा वेरिएबल हो। ठीक है, और एक वेरिएबल के टर्म्स में उसका वैल्यू लिखो। फिर वो एक वेरिएबल का जो वैल्यू आया उसको दूसरे वाले इक्वेशन में, जो तुम्हारा बचा हुआ था पहला वाला इक्वेशन, उसमें पुट करो। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक वेरिएबल का मान आएगा और फिर वो वेरिएबल का मान जो तुम्हारा एक वेरिएबल के टर्म्स में जो इक्वेशन आया था उसमें पुट करो, तो तुम्हारा वो दूसरा वेरिएबल का भी मान आ जाएगा। मैम क्या बोल दिए, 1 2 3 बताती हूँ। इसको समझने से पहले आओ पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तुमको पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन उठाओ और उसको एक वेरिएबल के टर्म्स में। तो मैंने अक्कर बक्कर बोल के नीचे वाला उठा लिया। ठीक है, नीचे वाला क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये तुम्हारा क्या है, दूसरा इक्वेशन। मैंने क्या बोला, इसको एक वेरिएबल के टर्म में करो। मान लो x के टर्म में हम इसको करना चाह रहे हैं, तो x को इधर रखो और बाकी सारे चीज़ों को दूसरे तरफ भेज दो इक्वल टू के। तो यहाँ पे y माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हुआ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन को मैंने एक वेरिएबल के टर्म्स में, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो, लिखना सीखना। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, पूरा लिख लेना, 1 इन एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में मैं 1 को क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 को पुट कर रही हूँ। मीन्स x की वैल्यू जो है 4 प्लस वाई, उसको x के जगह पे लिखो, तो 4 प्लस वाई, यही हो गया सब्स्टिट्यूट करना। और इसी मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस वाई बराबर 14। अब क्या हो गया, एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गए, तो 2y क्या हो गए, y प्लस वाई 2y। ठीक है, और 4 को उधर भेजो, क्योंकि नंबर को एक तरफ कर लो, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, क्योंकि तुमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। दैट इज़ 14 माइनस 4। ठीक है, 14 माइनस 4, और 14 माइनस 4 विल बी 10, और 10/2 क्या हो गया, y की वैल्यू। दैट मीन्स y बराबर 5, और y का वैल्यू 5 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 पे y की वैल्यू डालो। ऑन पुटिंग y बराबर 5 इन 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करो, y बराबर 5 पुट करो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 4, और 5 + 4 क्या होता है, 9। इस तरह से तुमने क्या किए, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और x और y की वैल्यू निकाल ली। तो तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सीखा। क्या क्या, स्टेप 1 में पहले कोई भी इक्वेशन उठा के उसको एक वेरिएबल के टर्म्स में मैंने बदला।
उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उस एक वेरिएबल के टर्म्स में जो मैंने बदला, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया, उसको दूसरे बचे वाले इक्वेशन पे पुट किया। उस वेरिएबल को हटा के उसके जो इक्वल टू वाला पार्ट था उसको वहाँ पे जाके क्या किया, पुट किया। उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व की और एक वेरिएबल का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, और उस वेरिएबल का वैल्यू हमने वापस उस इक्वेशन पे पुट किया जिस इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल गई। इसी तरह आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट्स योर होमवर्क, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने बताया ना, ये समझ जाओगे तो ऊपर पढ़ने में आसानी होगी। तो पहले क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। पहले एक वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को उठाओ और एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, ठीक है। मान लो y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, y को लिखो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। उसके बाद उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, तो तुम्हें क्या मिलेगी, उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करो, पहले वाले इक्वेशन में जो तुमने एक टर्म में निकाला था उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो तुम्हें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने सब्स्टिट्यूट किया एक वेरिएबल की वैल्यू बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। हमने क्या किया था, x को y के टर्म्स में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने x की वैल्यू y के टर्म्स पे सब्स्टिट्यूट की, फिर y की वैल्यू निकाली, और फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाली, और वही चीज़ इस वाले डेफिनेशन पार्ट में बोला। आई होप आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद पूरा 1 नंबर तुम्हारा होमवर्क है, मैंने एक बताया, बाकी तुम्हारा काम है। आ जाओ सेकेंड नंबर पे, क्योंकि वही काम है, सारे काम वही है, आपको बस समझना है। तो क्या बोला, सॉल्व दिस एंड हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, विच फाइंड करो m की वैल्यू जो कि इसके बराबर है। मतलब तुम्हें अगर इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर तुमको y की और x की वैल्यू पता चल जाए, तो दैट मीन्स तुम m की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लोगे। मतलब इस क्वेश्चन को देने का सारांश इतना ही है कि तुमको ये दोनों को सॉल्व करना है। और तुमने अभी कौन सा मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों को पहले लिखो, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। उसके बाद दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा के एक वेरिएबल के टर्म्स में बदलो। मैं ऊपर वाला उठाती हूँ, 2x + 3y = 11, ठीक है। अब इसको मैं x के टर्म्स में बदलती हूँ, तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 11 - 3y, ठीक है। x = 11 - 3y / 2, ये हो गया x के टर्म्स में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब जब तुमने एक बार एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लिया, तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है, स्टेप नंबर 2। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 2x - 4y = -24। हमने x के टर्म्स में क्या निकाला, 11 - 3y / 2। तो x की जगह पुट करो 11 - 3y, 11 - 3y / 2, यही निकाला तुमने, 11 - 3y / 2 -4y। उसके बाद बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दो, -24। 2 को काट दो, तो क्या बचा, 11 - 3y - 4y = -24, ठीक। तो 11 - 3 + 4 क्या हो गया, 7y = -24। नंबर्स को एक तरफ कर दो, तो -24 - 11, दैट मीन्स मिल क्या गया तुमको, -35y, और -7 को उधर भेजोगे तो ऐसा। तो इसको माइनस को काट दो और 7 को 35 से काट दो, मीन्स 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई, तो उसके बाद ये 5 वाली वैल्यू क्या करो, x के वाले में पुट करो इक्वेशन, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = 11 - y की वैल्यू 5 रखोगे, तो 15 हो जाएगा, और 11 - 15 क्या होता है, दैट इज़ 4, और 4 / 2 क्या होता है, 2। तो 11 - 15 / 2, दैट इज़ 4 / 2, दैट इज़ 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। समझ आ गया। और जब x और y की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, तो m की वैल्यू निकाल लो, y = mx + 3। y की वैल्यू क्या निकली थी, 5, और x की वैल्यू क्या निकली थी, 2, ठीक है, +3। तो 3 को उधर भेजो,
तो 5 माइनस 3 2 और 2 को डिवाइड भेज दो तो m बराबर 1 आ गया। समझ आया कैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले x और y की वैल्यू निकाल ली, फिर x और y इस इक्वेशन पे पुट करके m की वैल्यू निकाली जो हमें निकालना था। ये इसी तरह से आपको पूरा इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालो, x और y की वैल्यू निकालो और फिर m की जगह पे इक्वेशन पे पुट करो और निकालो। अब पहले तो तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए और उनका फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। मैं दोनों का क्या करूँगी, दोनों का इक्वेशन बना के दूंगी। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यू बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहला द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। पहले तो दो नंबर लेट करो क्योंकि क्वेश्चन में दो नंबर का डिफरेंस मांगा है। तो लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो पहला गिवन कंडीशन क्या हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, वो 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर जो है वो 3 गुना दूसरे के है। पहला मान लो एक x नंबर है, वो क्या है 3 गुना दूसरे के है। दैट मीन्स अगर 3y को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाए तो x माइनस 3y बराबर 0। तो एक इक्वेशन यही बना और एक इक्वेशन वो बना। इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल के कमेंट डाउन करना तुम्हारी ड्यूटी है। अब आ जाओ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब मैम पूछोगे ये क्या बोल दिया। देखो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री पढ़े होगे। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम क्या है 180 डिग्री और कंप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो जो सबसे बड़ा है दो एंगल का सम में जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है दो एंगल का सम जो 180 डिग्री, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है 18 डिग्री ज़्यादा है। दैट मीन्स ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन का और दूसरा वाला क्वेश्चन को मैं रेड से लिखती हूँ। मान लो जो बोथ एंगल है वो x और y है और x बड़ा है और y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है, इससे डिनोट करते हैं। तुमको ये सबको लिखना है डिटेल वे में अपने कॉपी में। तो पहला तो सप्लीमेंट्री है, गिवन है, तो पहला इक्वेशन तो यही बना लो x प्लस वाई बराबर 180। उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिग्री लगा दो, वेट यहाँ पे डिग्री लगा दो। ठीक है, 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा बोल रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। क्या है, द लार्जर एंगल एक्सीड मतलब प्लस एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। दैट मीन्स जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से वो 18 डिग्री ज़्यादा है। दैट मीन्स x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये हो गया दूसरा इक्वेशन और ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके यू हैव टू फाइंड थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड x एंड y वैल्यू। इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट 4 क्वेश्चंस पे, 3, 4, 5 एंड 6। आई थॉट इसके बाद तो तुम एलिमिनेशन मेथड पे घुस जाओगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, ठीक है, इसमें मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगी और इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द व्हाट सॉल्यूशन फॉर इट ऑफ x एंड y। द कोच ऑफ क्रिकेटर टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल, मतलब बैट बॉल का खेल है। पहले तो 5 नंबर दे दो और लेट कर लो कि बैट्स को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं और बॉल्स को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो कि एक कोच ऑफ क्रिकेटर 7 गो बैट खरीदता है, 6 गो बॉल खरीदता है 3800 रुपीज़ में। तो मतलब पहला इक्वेशन 7 बैट और 6 बॉल इन द 3800 रुपीज़, यही था 7 बैट एंड 6 बॉल इन द 3800 रुपीज़। उसके बाद में वही कोच जो है 3 बैट खरीदता है, 5 बॉल खरीदता है। तो क्या खरीदा, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा। ठीक है, क्या चीज़, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा, कितना में, इट इज़ इन द 1750। तो दोनों इक्वेशन तो बन गई, तो इजी था। अब दोनों को सॉल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये तुम्हारी ड्यूटी। ठीक है, अब आ जाओ 4 नंबर में।
सॉरी 6 नंबर में, ओ नो नो नो, ये 3 था ना, हाँ 4 नंबर में, इसको 3 कर लो, आ जाओ 4 नंबर में। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी जो है, जो पैसा लेता है किसी भी अपने कस्टमर से, तो वो फिक्स्ड होता है जितना आप डिस्टेंस कवर्ड करो। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? एक तो टैक्सी फिक्स चार्ज लेता है और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज लेता है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले फिक्स चार्ज को क्या मानो, एक्स, क्या मानो फिक्स चार्ज को एक्स, और दूसरा क्या, पर डिस्टेंस या पर किलोमीटर वाले चार्ज को वाई मानो। कि जो फिक्स चार्ज वो लेता है उसको मैंने एक्स माना, और जो वो पर किलोमीटर चार्ज लेता है वो मैंने वाई माना। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पे किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया, तो जो चार्ज उसने पे किया वो कितना था, 105, 105। उसके बाद बोल रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे बोला 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया और एक जर्नी कवर की 15 किलोमीटर का, जिसने उसका चार्ज पेड किया 155। तो तुम्हें निकालना है क्या फिक्स चार्ज है और क्या चार्ज पर किलोमीटर है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और उसके बाद तुम्हें दोनों की जब वैल्यू पता चल जाए तो तुम्हें ये भी पता करना है कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर की जर्नी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले बात तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स 10y प्लस जो भी उसका फिक्स चार्ज था इक्वल टू उसने कितना पैसा पे किया, 105, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन पे वो कितना जर्नी कवर किया, 15 किलोमीटर, दैट मीन्स 15x प्लस वाई बराबर 155 रुपीज़। तो ये दोनों इक्वेशन तुम्हारा आ गया। अब इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस। ये तुम्हारी ड्यूटी है, इस दोनों इक्वेशन को तुम सोल्यूशन फाइंड करो, x और y की वैल्यू निकालो, और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी उसको लिखो, और y की जो वैल्यू आएगी उसको 25 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकालो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है कि पहले तो तुम निकालो कितना फिक्स चार्ज है, फिर तुम निकालो कितना पर किलोमीटर चार्ज है, और उसके बाद तुम ये भी बताओ कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके लिए उसको कितना चार्जिंग लग रहा है। ठीक है, उसके बाद द 5 नंबर थोड़ा इजी है एक्चुअली। ठीक है, समझा देती हूँ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल है। पहले क्या करना है इसमें बताती हूँ। इसमें न्यूमरेटर को x मानना और डिनोमिनेटर को y मानना। ठीक है, बोल क्या रहा है, अगर तुम 2 ऐड करो न्यूमरेटर पे एंड द डिनोमिनेटर तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन बनता है वो 9/11 है। मीन्स अगर तुम x/2 और y+2 करते हो, ऐड करते हो 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे, तो जो फ्रैक्शन बनता है वो 9/11 बनता है। पहला गिवन तुम्हें ये बोलता है। दूसरा बोलता है अगर तुम 3 को ऐड करते हो न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन बनता है वो 5/6 बनता है। मीन्स x + 3 y + 3 जो बनता है दैट विल बी इक्वल टू 5/6। अब इस दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इस दोनों फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, तीनों का मैंने इक्वेशन बना दिया है। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द x एंड y वैल्यू, और आगे की क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। बोल रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times द डेट ऑफ हिज। हेंस मतलब बाद में, 5 साल बाद। तो सबसे पहले तो जेकोब का एज तुम x मानो और उसके बच्चे का एज y मानो। तो 5 साल बाद जेकोब का एज जो अभी है, प्रेजेंट एज है ये x और y, तो जो 5 साल बाद एज होगा जेकोब का वो x + 5 होगा।
प्रेजेंट एज लिख लो, दैट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब विल बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द जेकॉब सॉन विल बी दी वाई। तो जो प्रेजेंट एज है एक्स, उसका 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होगा और वो 3 गुना हो जाएगा किसके, 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद उसके बेटे का जो एज होगा, दैट मीन्स वाई प्लस 5। ठीक है, अब तोड़ो इसको और एक इक्वेशन बनाओ, एक्स प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3y प्लस 15, दैट मीन्स x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या चीज़ बोल रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो जेकोब एज है वो 7 टाइम्स जो है अपने सॉन के एज का था। मतलब कि 5 साल एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और 5 साल एगो उसके सॉन का एज क्या हो जाएगा, y माइनस 5। बोल रहा है कि जो जेकोब का एज है वो 5 साल पहले वो 7 गुना हो जाएगा, किसके, 7 गुना था उसके सॉन के एज का, वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सॉन। तो इसको भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करो, दैट इज़ 7y माइनस 35 और दैट इज़ x प्लस 7y बराबर 40। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके, सॉरी -35 है ना, तो -35 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू -30। ठीक है, -30। ठीक है, अब इन शॉर्ट दोनों इक्वेशन मैंने निकाल लिए। अब x और y की वैल्यू निकालोगे तो जेकोब का प्रेजेंटेज और उसके सॉन का प्रेजेंटेज निकल जाएगा और इट्स विल बी द आंसर। ठीक है, अब आओ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को पहले सिखाती हूँ, फिर ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझा दूँगी। आ जाओ, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, ये थोड़ा ईजीएस्ट मेथड होता है तुम्हारा एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार सीख जाओ तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू एक्चुअली फाइंड और सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जैसे पहला और इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को पहले ऊपर नीचे करके लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। पहला स्टेप तुमको ये करना है। दूसरा स्टेप तुम्हारा ये है कि किसी भी वेरिएबल को, चाहे x को चाहे y को, किसी भी वेरिएबल को काटने की षड्यंत्र रचना है। मान लो मैं x को काटना चाहती हूँ, x को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो तुमको क्या करना होगा, जो वेरिएबल x का नीचे उसी वेरिएबल को ऊपर भी लाना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे सेम वेरिएबल करना पड़ेगा जिसको तुमको हटाना है। तो हम x को हटाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 2x है ऊपर भी 2x है, सेम हो जाएगा। ये मत समझना माइनस से तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो -2 से, नहीं, जो वैल्यू नीचे वही वैल्यू पहले ऊपर लाओ। उसके बाद एक और मेथड होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तब जाके तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो तुम काटना चाहते हो वो कट जाता है। तो यहाँ नीचे 2 है, अब ऊपर भी 2 लाने के लिए, क्योंकि हमें x उड़ाना है तो हमें ऊपर 2 चाहिए x के साथ, तो मैंने 2 से इक्वेशन 1 पूरा को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे 2 मल्टीप्लाई करोगे, किसी से भी नहीं छोड़ोगे। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब एक बड़ा सा डैश दो। अब जो साइन है नीचे वाला इक्वेशन का, हर एक टर्म का जो साइन है वो सारा साइन को चेंज कर दो। पहला क्या है प्लस, तो उसको माइनस कर दो। दूसरा क्या है माइनस, तो उसको प्लस कर दो। तीसरा क्या है इक्वल टू के उधर प्लस, तो उसको माइनस कर दो। सारे साइन चेंज कर दो और सिंपल काट दो। ठीक है, और ये अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस बन गया, तो प्लस 3y प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 5y, और 10 माइनस 4 कितना हो गया, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 6/5 हो गया। अब जैसे तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई, इसको कोई भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 और 2, और x की वैल्यू निकालो, मीन्स सब्स्टिट्यूट करो किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू, दैट इज़ y बराबर 6/5 को 1 में, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस 6/5, यही है ना। तो दैट इज़ इक्वल्स टू वॉट, दैट इज़ इक्वल्स टू 19/5। ये हो गया x का वैल्यू और वो आ गया y का वैल्यू। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड।
यानी कि एलिमिनेशन का पहला स्टेप दोनों को लिखो और जिसको उड़ाना है वो टर्म्स को सेम लाओ दोनों के लीनियर इक्वेशन पे। जब तुमने सेम ले आया तो साइन बदल दो, नीचे वाले इक्वेशन का जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। उसके बाद कटम कुटिम करके जो वैल्यू आई उसको पहले इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करो और दूसरे क्या कर लो, वेरिएबल के आंसर को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। यही चीज़ ऊपर मैंने लिख के भी दिया है। पहले क्या करो, बोथ इक्वेशन को कुछ सुटेबल नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जिनका कोफिशिएंट एक वेरिएबल का सेम आ जाए। जैसे मैंने एक्स के कोफिशिएंट को सेम किया था, उसी तरह कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आ जाए तो फिर नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने के बाद काटम कुटिम करके एक वेरिएबल काटो और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको पहला वेरिएबल के इक्वेशन में या पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन में पुट करो और पहला वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करो। समझ आ गया? और बाकी सॉल्व करके निकालना तुम्हारी ड्यूटी। अब आ जाओ, ये सब जो क्वेश्चन तुम्हें बताना जरूरी है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसमें बोल रहा है पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो याद रखना इफ़ दे एग्जिस्ट, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहे कि नहीं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस है। तो मान लो x विल बी न्यूमरेटर एंड y विल बी डिनोमिनेटर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 को ऐड करो डिनोमिनेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 को ऐड करो न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में। तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है दैट विल बी व्हाट, जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। मीन्स हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा, x बाय वाई, बट ये बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स x बाय वाई माइनस 1 दैट विल रिड्यूस टू 1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इधर वाला को सॉल्व कर लो, x माइनस वाई अपॉन में y और x प्लस वाई अपॉन में y माइनस 1। अब इधर वाले को इधर से, इधर वाले को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक सेकेंड। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन जो है वो घट जाएगा 1 में। ओके, मीन्स जो फ्रैक्शन मिलेगा दैट इज़ रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन तुम्हें मिलेगा वो 1 में रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये चीज़ नहीं बोला, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1/2 we add only 1 to the denominator and what is the fraction। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 को डिनोमिनेटर से ऐड करें और 1 को न्यूमरेटर से ऐड करें और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन जो है वो घट के 1 बन जाता है, रिड्यूसेस टू 1। तो मीन्स यहाँ पे x बाय वाई को हटाओ, y को हटाओ और सिंपल 1 लिखो। क्यों? क्योंकि बोला यहाँ पे रिड्यूसेस टू 1, वो घट के 1 बन जाता है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। मतलब अगर हम लोग ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है जो यहाँ 1 बनी, ये 1/2 बन जाती है अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ही सिर्फ क्या करें, 1 ऐड करें। मीन्स x को रहने दो एज इट इज़ और y में 1 प्लस कर दो, तो 2x माइनस वाई बराबर 1 तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशन बन गया तो एलिमिनेशन मेथड थ्रू लगाओ और दोनों की वैल्यू निकाल लो x और y की। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
ठीक है। इसमें मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी एक या दो, कोई भी, क्या, एक या दो कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन जो तुम्हें बनाओ। इसमें एक बताऊंगी और इसके नेक्स्ट वाले पेज पे एक बताऊंगी, बाकी दो तुम्हारे होमवर्क रहेंगे क्योंकि तुम भी तो कुछ ट्राई करो। 5 year ago, एगो मतलब 5 साल पहले, पहले तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, मतलब तुम्हें कौन दोनों का एज निकालना है, नूरी और सोनू का। तो नूरी और सोनू का एज को x और y लेट कर लो, ठीक है। अब 5 साल पहले, तो x का ये जो प्रेजेंट एज है नूरी और सोनू का, उसमें 5 साल घटाओ। क्यों? क्योंकि हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज से 5 माइनस करो, तो x माइनस 5 जो है वो थ्राइस हो जाएगा किसके, एज ओल्ड एज सोनू। जितना ओल्ड सोनू उस टाइम थी 5 साल पहले, उससे जो नूरी है वो 3 गुना थी। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करो और इक्वेशन में कन्वर्ट करो, दैट इज़ 3y माइनस 15, दैट इज़ x माइनस 3y बराबर माइनस ऑफ 10, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो और दूसरा इक्वेशन निकालो। 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और y प्लस 10। जो नूरी है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो 3 गुना ही रहेगी कितनी, सोनू की, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो, x प्लस 10 बराबर 3y प्लस 30 और दैट इज़ x माइनस 3y बराबर 20। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, और यही दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, और यही दोनों इक्वेशन को क्या करो, अच्छा ट्वाइस, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ ट्वाइस, आई कंसिडर्ड इट एज, क्योंकि मैंने देखा कि देखो दोनों तरफ LHS इक्वल है, तो इसका कैसे तुम निकालोगे, ये तो कोइंसिडेंटली लाएंगे। दोबारा देखा तो पता चला इट इज़ ट्वाइस, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ट्वाइस। करेक्ट कर लो इसको, गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ट्वाइस है तो 2y और 20, तो 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। और 2y को उधर भेजोगे तो माइनस ऑफ 2y। तो इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, और थर्ड नंबर क्वेश्चन सिमिलर है, तो इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द x एंड y वैल्यू फॉर द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए इक्वेशन भी खुद से बनाओगे और x और y की वैल्यू भी खुद से फाइंड करोगे। अब यहाँ पे 4 नंबर समझाती हूँ, क्योंकि 4 नंबर थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि 5 नंबर वाला केस तुम्हें ऊपर फिक्स्ड प्राइजेस और पर किलोमीटर वाले प्राइजेस में बताया है मैंने, ठीक है। तो 4 नंबर बताती हूँ। मीना वेंट अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। कोई एक लड़की है मीना, वो 2000 के रुपये निकालने गई, 2000 पूरा पैसा निकालने गई। सी आस्क्ड द कैशर टू गिव हर 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट ओनली। अब वो 2000 के नोट निकालने गई, तो उसने निकालने वाले को बोला कि मुझे 50 और 100 के ही नोट दीजिएगा, और मीना को टोटल कितना मिला, 25 नोट्स मिले, पूरे 25 नोट्स मिले। अब निकालना है कितने नोट्स उनको 50 के मिले और कितने नोट उनको 100 के मिले। पहले तो लिख लो कि 50 नोट जो उसको मिले, 50 रुपीज़ नोट्स जो मिले वो x है, लिख लो, और जो 100 रुपी नोट्स है उसको y मान लो। क्या मान लो, y मान लो। सबसे पहली बात क्या, उसको जितने 50 के नोट्स मिले और जितने 100 के नोट्स मिले वो टोटल 25 नोट्स थे ना। जितने उसको 50 के नोट्स मिले, यानी कि उसको 50 के नोट्स x मिले और 100 के नोट्स क्या मिले, 100 के नोट्स y मिले, तो इस दोनों नोट को मिला के उसके पास टोटल 25 नोट है ना। तो सबसे पहली बात, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, और कितना वो निकालने गई, बोलो बोलो, कितना वो निकालने गई। मीना गई थी 2000 रुपये निकालने, तो उसने कैसर को क्या कहा कि उसको 50 और 100 के ही नोट्स हमें दीजिएगा। और मीना को कितने नोट्स मिले, पूरे टोटल मीना को टोटल 25 नोट मिले। मान लो उसको 50 रुपये वाले नोट x मिले और 100 रुपये वाले नोट y मिले, तो दोनों नोट मिला के उसके पास कितने नोट है, टोटल 25। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास बन गया। अब उसके पास टोटल कितने पैसे थे, बोलो बोलो, अब उसके पास टोटल कितने पैसे थे, तो उसके पास टोटल 2000 पैसे थे ना। तो उसके पास कितने पैसे थे, टोटल 2000। मतलब जितने 50 रुपये वाले नोट होंगे, जितने 50 रुपये वाले नोट होंगे
जितने भी नोट होंगे उसको 50 से तुम अगर मल्टीप्लाई, मतलब जितने 50 रुपये वाले नोट होंगे उससे जो पैसा होगा, जितने 100 रुपये वाले नोट होंगे उससे जो पैसा होगा, उस दोनों को अगर तुम सम करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो 2000 के बराबर मिलेगी। ध्यान देना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। पहले केस में तुमको क्या बोल रहा है, पहले केस में तुमको बोल रहा है क्या चीज़, पहले केस में तुमको बोल रहा है कि जो मीना है, मीना गई क्या करने, विड्रॉ करने, क्या चीज़ को, बैंक में क्या करने, विड्रॉ करने गई, किसको, विड्रॉ करने गई मनी। और वो कितने मनी विड्रॉ करके लाई, वो मनी 2000 विड्रॉ करके लाई। लेकिन उसने कैसर को बोला कि उसको सिर्फ 50 रुपये वाले नोट ही देना और 100 रुपये वाले नोट ही देना। ये चीज़ क्या कहा उसको, कैसर ने बोला, बोला ये तो तुमने देखा कि उसको कैसर ने बोला, कि कैसर को उसने बोला वो 50 और 100 रुपये वाले नोट ही दे। लेकिन ये अंतर क्या हुआ, तुम्हें एक क्वेश्चन में दिया कि दोनों का पैसा, जो टोटल पैसा है उसके पास कितना है, उसके पास टोटल पैसा जो है वो 2000 है, लेकिन जो 50 रुपये वाले जितने नोट मिले और 100 रुपये वाले जो जितने नोट मिले वो कितने हैं टोटल, वो 25 नोट हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को तुमको इस्तेमाल करके क्या निकालना है, इस दोनों इक्वेशन को तुमको इस्तेमाल करके तुमको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और वैल्यू निकालनी है। तो चलो आप पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला कि एक तो हमें मिला कि टोटल नोट्स उसको 25 मिले, तो एक्स हमारे पास 50 रुपी नोट्स थे और वाई हमारे पास 100 रुपी नोट थे। अब उसके पास टोटल मनी उसने कितनी विड्रॉ की, 2000। मीन्स अगर हम लोग 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो जितना 50 रुपये नोट से उसको, जितना 50 रुपये में, मतलब 50 रुपये नोट से जितना उसको पैसा मिला वो इतना हो जाएगा, और जितना उसको 100 रुपये नोट से पैसा मिला वो 100y हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू 2000। तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया दूसरा, और इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, जिसके थ्रू आप क्या कर लोगे, जिसके थ्रू आप क्या कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसको 50 रुपये वाले नोट कितने मिले और 100 रुपये वाले नोट कितने मिले। और एक और चीज़, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो पिछले ही सेक्शन पे मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन में, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि मैंने जो 15 किलोमीटर है वो एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया था, दैट 15 किलोमीटर वाई में मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, रुको ऊपर जाके एक बार दिखाई देती हूँ, मिल ही जाएगा, ज़्यादा ऊपर पीपीटी पे गया नहीं होगा। वेट वेट वेट, हाँ यही वाला है ना, हाँ देखो ये 4 नंबर में जो फिक्स प्राइस है, ये 15 को इस पे मत मल्टीप्लाई करो, दैट 15 विल बी मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 15 डिस्टेंस किलोमीटर चलाना, तो 15 किलोमीटर वाला पे 15 मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, और वो एक्स और वाई की वैल्यू आप इस्तेमाल करोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, कि तुम्हारा जो फिक्स चार्ज कितना और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। उसके बाद जो वाई की वैल्यू आएगी उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, जो तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसी चीज़ को अगर तुम समझ गए तो तुम जो लास्ट क्वेश्चन मैंने स्किप किया उसको भी तुम पता कर लोगे, और उसको भी तुम मतलब इन शॉर्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरा अच्छा से समझ गए हो। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and like this video, please like and subscribe my channel and wait for the next video.